हेलो स्टूडेंट्स, आज जानेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस ऑब्जेक्टिव को चले जानते हैं। एक नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 5 है। अनुनासिक वर्णों की संख्या अर्थात जो मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है, जैसे अंग, य, न, अ, म, ये जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या है, 5 होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी दंत और डी मूर्धा। इसका सही जो ऑप्शन होगा क्या होगा? दंत से उच्चारण जो किया जाता है, द का उच्चारण स्थान है। अच्छा, इसके कुछ और भी उच्चारण स्थान है, चलिए उसको जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान किसका कौन होता है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ताकि आप हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इसको कुछ लिए हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, यहाँ कंठ का उच्चारण स्थान जो है ना, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग जो होता है, ये कंठ से उच्चारित होता है। किससे होता है? कंठ से, जिसको हम कंठय वर्ण भी कहते हैं। अब तालु से उच्चारित होने वाला, तो छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और स भी उच्चारण होता है, जिसको हम तलाबे स बोलते हैं। देखिए, तलाबे स नामी है, तलाबे स इसका मतलब तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इसको तलाबे स बोलेंगे। अब देखिए, इसमें जो है च वर्ग को बोल सकते हैं आसानी से। ट वर्ग इसमें है, मूर्धा में जो होता है ऊपरी भाग, जो मूर्धा बोलते हैं। तालु का ऊपरी भाग कहिए या मूर्धा कहिए, या पक्का बोल सकते हैं, इसको मूर्धा बोलेंगे। इसको हम मूर्धा के उससे द्वारा उच्चारण करेंगे, या तालु का ऊपरी भाग जिसको बोलते हैं। इसमें आएगा री, ट, ठ, ढ, ढ, ढ़। इसका मतलब ट वर्ग ले लीजिए, उससे मूर्धन्य स, और उसके बाद र जो होगा, ये हमारा किससे होगा? मूर्धा से होगा। आगे दंत से देख लीजिए, अभी क्वेश्चन आया था कि द किसका उच्चारण स्थान, इसीलिए हम क्या लगाए थे? दंत लगाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, द से त, थ, द, ध, न, ल और स। यहाँ पर आगे ओष्ठ से भी उच्चारण है, ऊ। क्या है? ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, जो भी है। उसके बाद प, फ, ब, भ और म। इसका जो उच्चारण स्थान का होगा, ओष्ठ होगा। देखिए, पापा आपको बोलना है तो ओठ का उच्चारण लेना ही पड़ेगा सहारा, जिससे आपको पापा बोलना है। बिना ओठ में ओठ सटाए बोल लीजिए, पापा बोलेंगे, नहीं बोल पाइएगा, उसके लिए सटेगा। जैसे पापा बोलना है, फ, ये मतलब प का मात्रा आएगा, फ का मात्रा आएगा या ब का मात्रा है। आपको ये प वर्ग का जो भी वर्ण उच्चारित करना होगा, या बड़ा ऊ छोटा ऊ, तो इसमें आपको ओष्ठ के सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात ओष्ठ से हम इसका उच्चारण स्थान जो है, इसका ओष्ठ उच्चारण स्थान होगा। इसको हम वर्ण के नाम करें तो ओष्ठ्य वर्ण भी कहेंगे। अब कंठ और तालु से मिलाकर बोले जाने वाला वर्ण है ए। क्या है? ए। अब कंठ और ओठ यानी कंठोष्ठ जिसको बोलते हैं, तो ओ और औ जो है क्या है? कंठ और ओठ से उच्चारण होने वाला है। और दांत और ओठ से दंतोष्ठ जिसको बोलेंगे, तो वह है, एक ही वर्ण है, क्या है? और देख लीजिए, आ गया क्वेश्चन कि नाक, मुंह और नाक जो अनुनासिक वर्ण है, उसको हम बोलेंगे अंग, य, न, जो है बोलते हैं इसको छोटा न, बड़ा न। उसके बाद म, और अनुस्वार जो है चंद्र बिंदु को भी इसको बोलेंगे। ये जो है हमारा उच्चारण स्थान है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव आना ही है परीक्षा में, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, इसलिए इसको कंफर्म आप लिख कर याद कर लीजिए। यहाँ से लिख लीजिए, एक बार लिखने से ज़्यादा बेटर हो जाएगा याद आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ऐ किस स्वर वर्ण का उदाहरण है? तो ऐ किस स्वर वर्ण का उदाहरण है? तो इसको दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद कहता है निम्न चिन्हों में से, देखिए चिन्ह दिया है, उसके बाद पूछ रहे इसमें से योजक चिन्ह कौन है? तो योजक चिन्ह कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा हाइफन का जो है, ये चिन्ह सही हो जाएगा। आगे करें, तलाबे स, मूर्धन स, दंती सा, हा, ये जो है कौन व्यंजन है? इसका नाम पूछ रहे हैं, ये कौन सा व्यंजन है? तो देखिए, व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है स्पर्श व्यंजन, बी में उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं। तो ये जो है व्यंजन दंती सा, तलाबे सा, मूर्धन सा, दंती सा, हा, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उष्म व्यंजन होगा। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए, यह जो है, यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको हम व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखे हैं। किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। कहता है किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो भी हम किसी भाषा के या संस्कृत के मूल शब्द को जब लेंगे, तो उसको हम तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम। फिर आखिर उसी के बिगड़े रूप को हम तद्भव बोलते हैं। हालांकि हमारा अभी ऑप्शन क्या है? 20 ए सही है।
और इसके बिगड़े रूप को तद्भव बोलेंगे। और देशज जो कर है, जो देश में हमारे बोलचाल में बोला जाता है, जो विदेश से लिया गया है उसको हम विदेशज बोलेंगे। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। आगे देखते हैं, रचना एवं बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्या है, रचना एवं बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन, और यौगिक शब्द और रूढ़ और योग रूढ़ हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। यहाँ पर हिमालय जो शब्द है किस शब्द का उदाहरण है, तो यहाँ पर यौगिक शब्द का ही उदाहरण है। किसका है, यौगिक शब्द का हमारा जो है, क्योंकि हिमालय का दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए, भिक्षा जो शब्द है ये कौन सा शब्द है। मतलब अभी देख लीजिए, हम बताए थे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं, उसी में कह रहे भिक्षा ये कौन सा शब्द है, तो हम क्या बोलेंगे, तत्सम होगा। कैसा होगा, ए ऑप्शन जो है हमारा तत्सम सही होगा। क्यों, क्योंकि ये संस्कृत के मूल शब्द है। आप देखे होंगे जब सीता जी का हरण हो रहा था रावण, उस समय क्या बोलता है, भिक्षामदेहि, यानी भिक्षा जो है संस्कृत शब्द का मूल शब्द है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्सम हम इसको बोलेंगे। आगे देखिए, अब कह रहे नाउन से कुछ ऑब्जेक्टिव लगता है, तो पश्चिम शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्या है, पश्चिम शब्द में कौन सी संज्ञा है, यानी अब नाउन जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर पर्सनली किसी दिशा का नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, हाँ यही होगा। जब कह देगा दिशा कौन सी संज्ञा है, तो हम उस समय जातिवाचक संज्ञा लगेंगे। यहाँ पर नाउन जो है कह रहे पश्चिम कह दे रहा है, उत्तर दक्षिण जो भी कह दे, इसमें हम क्या लगेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें पर्सनली नाम लिया जा रहा है। उसी तरह से देखिए, पूछ रहा है दीपावली, दीपावली हाल ही में आने वाला है, तो दीपावली कौन सी संज्ञा है, दीपावली कौन सी संज्ञा है। तो इसमें भी देखिए त्योहार कह देगा तो जातिवाचक, लेकिन यहाँ पर दीपावली नाम रखा हुआ है पर्सनली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कौवा, बाजार, समोसा जो है ये सब जातिवाचक संज्ञा है, परंतु आगरा जो है एक पर्सनली शहर का नाम हो गया, ये जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चंस, करें अर्थ के विचार से, क्या करें, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। देखिए, तो अर्थ विचार से कहे या फिर जो भी कहे, तो इसको संज्ञा को 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं, संख्या के 5 भेद होते हैं। अगला देखते हैं, मित्र, 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा जो है क्या होगा, उसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो मैत्री है ऑप्शन बी, मित्रता है, सी मित्रत्व है, डी मैत्री है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मित्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये परीक्षा में आए या फिर इसी आधार पर आए क्वेश्चन, यहीं से आने वाला है क्वेश्चन, कहीं और से नहीं आएगा। इस ग्रामर का इतना ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, आपको कहीं नहीं कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विवाह शब्द है, विवाह शब्द है। यहाँ पर देखिए, तो विवाह जो है अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको शब्द है। तो देखिए, विवाह अ आएगा ज़्यादातर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग में रखते हैं। तो क्या है, विवाह शब्द पुल्लिंग हमारा है। क्या है, विवाह शब्द जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जानते हैं, शिक्षा। देखिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, तो ये शिक्षा जो है स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा, आ रहा है आकारांत, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है अक्सर। अब देखिए, घी, यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए, घी जितना भी उच्चारण में ई आएगा वो लगभग स्त्रीलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर घी जो है क्या है, अपवाद में आता है। बहुत सारे वर्ड है जो अपवाद में आते हैं, अक्सर परीक्षा में अपवाद वाले ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। अपवाद वाले हम वीडियो जो है अगले नेक्स्ट में दिखा देंगे। अब देखिए, घी जो शब्द है वो क्या है, अभी तो हाल ही में जानेंगे। घी तो हमें देखने से लग रहा है स्त्रीलिंग ई से आ रहा है, तो लेकिन नहीं, क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपवाद में आता है बाबू। आगे चलते हैं। अब देखिए, देवर, हर घर में देखिए देवर और भाभी तो होते ही है नाता, उसके अब करे देवर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अर्थात मतलब देवर की यदि शादी हुआ तो उसकी वाइफ क्या लगेगी, गांव घर में जो है उसको क्या कहेंगे बड़े लोग। तो देखिए, करे देवराइन, ऑप्शन बी है देवरानी, सी है देवरी और देवरीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, देवरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवरानी, ये तो आप नहीं भूलने वाले हैं, देवरानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब देखिए, सूर्य, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब देखिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग हम जानते हैं, सूर्यानी है, सूर्या है, अब सूर्यंशी है, सूर्यो है। तो हम यहाँ पर जानेंगे जैसे छात्र का जैसे होता है छात्रा स्त्रीलिंग, उसी प्रकार सूर्य का हो जाएगा हमारा सूर्या। क्या हो जाएगा, सूर्य का सूर्या हो जाएगा।
अब देखिए ये कौन सा मतलब जो है इसमें ऑप्शन जो हमेशा शब्द बहुवचन में क्या प्रयुक्त होता है, किसमें होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। वो जब भी प्रयुक्त होगा वो बहुवचन में होगा, एक वचन में प्रयुक्त ही नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। प्राण जो है हमारा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें पर हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी भाषा में जो है वचन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब इसको जब हिंदी भाषा में वचन के प्रकार जानना है तो इसमें हम जानेंगे हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं जान लीजिए एक बार, एक वचन बहुवचन। अब एक वचन बहुवचन का डिफिनीशन थोड़ा सा जान लीजिए। जिससे एक वस्तुओं का बोध उसे एक वचन कहेंगे और जिससे एक से अधिक वस्तुओं का बोध उसे बहुवचन कहेंगे। मतलब एक और एक से अधिक हुआ तो बहुवचन। जिससे मान लीजिए एक कलम है हमारे पास, अब उसके पास 2 कलम है, चाहे वहाँ पर 2 आदमी है तो 2 ही हुआ तो क्या हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। तो वचन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही जो है हो जाएगा। अब ये कहा था ऋतु का बहुवचन क्या होगा। अब देखिए इसमें लिंग के कुछ परिवर्तित करने के नियम आता है। बहुवचन एक वचन से करने के लिए एक वचन से बहुवचन कीजिए। तो इसमें ऋतु जब ऊ आएगा तो ए लगाकर बनाते हैं, तो ऋतु में जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऋतुओं ऋतु सी सब गलत है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नंबर जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन एक वचन नहीं है, इनमें से कौन एक वचन नहीं है। तो देखिए इसमें से जो है एक वचन नहीं है, कौन सा नहीं है, समाचार पत्र। क्या है, समाचार पत्र जो है हमारा एक वचन इसमें नहीं है। अब देखिए के लिए को लिए क्या है, के को के लिए जो है किस कारक का चिन्ह है, के लिए को लिए किस कारक का चिन्ह है। अब इसके लिए जब कारक का चिन्ह जानेंगे तो देखिए इसका होता है संप्रदान कारक। तो चलिए यहीं पे जान लेते हैं कि और भी कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8। तो जान लेते हैं कि 8 का आखिरकार चिन्ह क्या होता है। जैसे अभी पूछ दिया था को और के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान कारक का। उसी तरह से जो 8 प्रकार होते हैं उसका चिन्ह क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए पहले करें कर्ता कारक। क्या है हमारा, कर्ता कारक है। इसमें कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। जैसे राम ने खाया, चाहे रावण को मारा, चाहे जो भी किया, चाहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। या फिर शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। जैसे राम खाया तो राम खाने का काम किया तो कर्ता, काम किया तो कर्ता होगा। अब फिर कह रहे हैं यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति में कर्म कारक। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, को। देखिए फटाफट जान लीजिए क्योंकि इसमें से भी आने वाला है। कोई जरूरी नहीं कि के लिए कोई लिए ही बारे हमेशा पूछेगा, वहाँ पर हो सकता है आपको दूसरा पूछ दे। जैसे यहाँ पर को लिए या शून्य, तो को का होगा यहाँ पर, को जब भी होगा कर्म कारक होगा। जिससे मैंने रोटी को खाया तो को खाने का प्रभाव पड़ रहा है, या फिर मैंने रोटी खाया तो यहाँ पर कहा जाएगा को रहे या ना रहे, लेकिन जब क्रिया का प्रभाव जिस पर शब्द पर पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए तृतीय व्यक्ति करण कारक है, तो से द्वारा, यानी द्वारा मतलब साधन का भाव व्यक्त होता है। क्या हो जाता है, साधन का। जैसे वह डंडा से सांप को मारता है। अब सांप को मारने का साधन क्या है, डंडा से। तो यहाँ पर जब साधन का व्यक्त होगा तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, करण कारक का चिन्ह से हो जाएगा। और उसी तरह से पूछ देगा भाई कलम से पत्र लिखा, भाई कलम से पत्र लिखती हूँ, कलम से साधन हो रहा है। अब उसी तरह से है चतुर्थी व्यक्ति। अभी जो ऑब्जेक्टिव आया था संप्रदान, को के लिए किसके लिए होता है, संप्रदान कारक के लिए। जैसे ने राजा ने गरीबों को दान दिया, या मैंने नकुल के लिए वस्त्र खरीदा। तो यहाँ पर के लिए को लिए जब भी आएगा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे देखिए पंचमी विभक्ति जो है अपदान कारक से, यहाँ भी अपदान कारक है और यहाँ कर्ण कारक भी से है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अलग होने का भाव व्यक्त। क्या हो जाएगा, अलगाव के जब भाव व्यक्त होगा उसको हम क्या बोल देंगे, अपदान कारक। जैसे अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो भाई पेड़ से पत्ते गिरेंगे, जो टहनी से टूटेंगे वो तो अलग ही होंगे ना। तो यहाँ पर कहा जाएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। या फिर मैं विद्यालय से घर जाता हूँ, भाई विद्यालय से जब जाएंगे तो दूरी तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो वहाँ पर विद्यालय से जब घर जाते हैं, यहाँ पर से जब भी रहेगा अलगाव का भाव व्यक्त, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपदान कारक। या फिर पूछ सकता है से अलगाव से किस कारक का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक। नेक्स्ट जल्दी से जानते हैं संबंध कारक। का के की नाने री रारे जो भी रहे तो उसको हम संबंध कारक बोलेंगे। जैसे राम की गाय, इस तरह से जो भी है प्रश्न रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, संबंध कारक में आ जाएंगे। अधिकारण कारक में पर, जैसे टेबल पर, अभी क्या है बुक है तो टेबल पर आ रहा है। या फिर नदी में मेढक है तो में होगा। चाहे मैं रूम में हूँ, अपने क्लास में हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, में पर जब भी आएगा वहाँ पर क्या होगा। आगे एक सीरियल भी आता था जैसे जीजा जी छत पर है, तो वहाँ पर जीजा जी छत पर है, तो पर और में जब भी आएगा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। अष्टमी व्यक्ति संबोधन, हे अरे अजी क्या हुआ, तो अरे कहाँ जा रहे हो,
जब किसी को पुकारने का चिन्ह भाव व्यक्त हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संबोधन का चिन्ह हमारा हो जाएगा। चलिए अब इसे जल्दी से जान लीजिए इसको, ऑब्जेक्टिव अगला ना देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, जल्दी से मिला लेते हैं। तो देखिए इसके कारक के 8 भेद जान लीजिए, 8 भेद होते हैं, 8 के चिन्ह भी हम जान चुके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से बढ़ लेते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह डंडा से सांप को मारता है। देखिए आखिरकार अभी आ गया, डंडा से सांप को मारता है, यानी डंडा से कौन सा कारक आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर साधन का भाव व्यक्त था, ये से, तो अभी क्या हो जाएगा, करण कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, तो करण कारक। अब देख लीजिए यहाँ पर करण कारक कहाँ है, डंडा से सांप को मारता है, करण कारक ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। अब देखिए संबोधन कारक अभी बताया था, इसमें से अरे एगो कहा था संबोधन कारक का चिन्ह है। अब देख कबूतर छत पर बैठा है, देखो अभी बताया था मैं, छत पर जब भी पर आएगा तो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए कौन सा पर जो है क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा हमारा। तो कहाँ है भाई अधिकरण कारक, चलिए ऑप्शन ए पर लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, जरा ध्यान दीजिए। गीता को तेज बुखार है, देखिए अब कि तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। यहाँ पर कुआर है तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अगले पेज में, यहाँ पर 30-13 के बाद के ऑब्जेक्टिव के बारे में चलेंगे, कुछ के ऑब्जेक्टिव जानते हैं फिर से। और तब तक आप वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब और थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा दबा दीजिएगा, तो थोड़ा सा नहीं पूरा दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चले पढ़ते हैं अगले वीडियो में, अब तक किए होंगे तो सही है, नहीं किए होंगे तो फिर बाद में कर लीजिएगा। अभी चले क्वेश्चन समझते हैं। अब कहे संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर जो से क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें बनता है, जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वो मेरा भाई है, या फिर जो लड़का सही से नहीं पढ़ रहा है वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। इस तरह से संबंध हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ और भी, कि यहाँ पर रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब भाई रोटी मत खाओ, अब यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि वह जली है, इसका मतलब उसके बारे में पहले से जाना गया, निश्चित हो चुका है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए ऑब्जेक्टिव आपको पूर्ण तरह से 100% समझ में आएगा। आप जो है मेरा वीडियो जो है एक ग्रामर का वीडियो बना है, फुल ग्रामर का वीडियो है, उसको देख लीजिए, एक एक करके चैप्टर बाई चैप्टर है, कारक का है, उसी तरह से संधि का है, समास का है, लिंग का है, हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो हमारे पास है, उसका जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए। और इसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव को भी हम बहुत बढ़िया से फिर से कर लेंगे, आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। अब उसके बाद से देख लेते हैं अगला, कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। अब देखिए तुम मेरे साथ ऐसा, ज़्यादा इमोशन होने की भाई बात नहीं है, आगे देखते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, अब ऐसा क्यों करते, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो जरा ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, हम 34 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। अजी हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, यहाँ पर देखिए अगला भी क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार। बहुत लोग कह रहे थे कि एक ही प्रकार का, नहीं भाई एक ही प्रकार कहाँ है, यहाँ पर क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, यानी कुल सर्वनाम है 11। अब कौन कौन से है वो डिटेल्स जानेंगे वीडियो में। अब यहाँ पर कह रहे हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 11। उसके बाद से इसमें हिंदी के सर्वनाम की बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जान लीजिए भी। तो हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं, पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद से होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो है 6 सर्वनाम हमारा है। आगे बढ़ते हैं, मैं कल नकुल के साथ घूम रहा था। अजी देखिए मैं कल नकुल के साथ घूम रहा था, इसमें सर्वनाम कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर तो नकुल जो है नाम है, और यहाँ पर जो है सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो जाए, यानी मेरे बदले मेरा कुछ नाम होगा लेकिन उसके बदले क्या प्रयुक्त हो गया, मैं। तो यहाँ पर इसको मैं नकुल के साथ घूम रहा था, इसमें सर्वनाम जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मैं जो होगा सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, परिणामवाचक विशेषण क्या है। अजी विशेषण से क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए अजी सुनते हैं, देखिए विशेषण से तो क्या हो जाएगा, विशेषण से क्वेश्चन है कि परिणामवाचक, यानी जिससे माप तौल का व्यक्त हो, जिससे देखिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए अर्थ, अर्थ का विशेषण जो है क्या होगा, तो अर्थ का विशेषण हमारा क्या बन जाएगा, आर्थिक। क्या बन जाएगा, आर्थिक जो है अर्थ का विशेषण हो जाएगा। भारत का विशेषण में जाएंगे शब्द, भारत का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, भारतीय। तो देखिए वर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे, भारतीय है, भारतीय, अभारतीय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय। ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50
लड़के कौन से विशेषण है? अजी 50 लड़के, देखिए अब यहाँ पर 50 काउंटिंग है पर नंबर की बात है तो लड़के जो हम गिन सकते हैं, तो इसका मतलब हम संख्यावाचक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? संख्यावाचक। देखिए 50 100 रहे और लेकिन वही 50 लीटर आ जाएगा तो लीटर में तो हम गिनते नहीं है, दूध है चाहे पानी है, तो वो हमारा परिणाम बोधक होगा। लेकिन यहाँ पर जब लड़का है उसको गिन सकते हैं तो हम क्या लगा देंगे? संख्यावाचक विशेषण हम लगाएंगे। अब देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अब देखिए विशेषण की जब विशेषता बताने वाला शब्द रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। अब विशेष से किसे बोलते हैं? तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसको हम विशेष से बोलते हैं, लेकिन विशेषण की जब विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? प्रविशेषण बोलेंगे। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन से? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ये भी जान लीजिए नाम कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण, उसके बाद से परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। कौन कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण होते हैं। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब देखिए क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? मतलब जो क्रिया को मूल को क्या कहते हैं, जिसमें हम गा आगे की दो जोड़ कर बनाते हैं, जैसे खा है तो खाए, खाना में ना जोड़ेंगे तो खाना हो जाएगा। तो इस तरह से उसको हम जो जिसमें जोड़ते हैं तो क्रिया के जो मूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। चलिए जानते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कृंदत क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो कृंदत क्रिया जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के होते हैं। ये गलती है, 5 नहीं होते हैं, क्या होते हैं? 4 हो जाते हैं। आगे देखिए किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। रंजक क्रिया का जो है अपना कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए अब मैं पवन को देखता हूँ, अरे भाई तो क्यों ना देखूँ, वो मेरा दोस्त है ना। तो देखिए मैं पवन को देखता हूँ, तो जरा ध्यान दीजिए बाबू, मैं पवन को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो आपको बता दें जिसमें कर्म हो, जो कर्म के साथ क्रिया आती है उसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें कर्म ना हो उसको हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे कि मैं देखता हूँ, अब इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर कहा जाएगा अकर्मक है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं पवन को देखता हूँ, यहाँ पर पवन का है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखना जो क्रिया होगा जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब देखिए वह जाएगा, क्या है? वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? अब वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का हो जाएगा। कौन सा काल का उदाहरण है? भविष्य काल का उदाहरण है। आगे भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? जी हिंदी में जानना है तो जरा ध्यान दीजिए। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? 6। बहुत सौ अंग्रेजी में मानकर लगा देते हैं 4, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इंग्लिश का एग्जाम नहीं देने जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएंगे? हिंदी का एग्जाम देने। तो हिंदी के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो देखिए क्रिया बनाने के लिए क्या धातु जोड़ते हैं? ना जोड़ा। जैसे खा है तो खाना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगा, होगा ना। जैसे पढ़ है तो पढ़ना जोड़ देंगे, सो है तो सोना जोड़ देंगे, इसी तरह से खेल है तो खेलना जोड़ देंगे। तो ना जोड़कर हम क्रिया में क्या बताएं? कोई भी क्रिया बना सकते हैं। धातु में क्या जोड़ देंगे? ना जोड़ेंगे तो हमारा क्रिया बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री किस पद का उदाहरण है? मतलब किस पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री जो है किस पदबंध का उदाहरण है? जरा ध्यान दीजिए। संज्ञा पदबंध है, ए बी सर्वनाम पदबंध है, बी सी क्रिया विशेषण पद है और डी क्या है हमारा ऑप्शन? विशेषण पदबंध है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाए? संज्ञा पदबंध, क्योंकि प्रधानमंत्री नाम है तो संज्ञा पदबंध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 का। कहा जा सकता है, इसमें कौन सा बनेगा? अब कहा जा सकता है, यहाँ तो क्रिया है तो यहाँ पर कौन सा लगा देंगे? क्रिया पदबंध हो जाएगा। कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट रचना की दृष्टि से, अब देखिए रचना या फिर बनावट की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन जानेंगे। नकुल ने पूछा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? नकुल ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? ए जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन शुद्ध है? निम्न में से कौन शुद्ध है? अब देखिए मृत्युंजय, ये भी क्वेश्चन आता है शुद्ध वर्ड आपको चेक करने के लिए। तो मृत्युंजय सब चारों एक ही तरह के लगेंगे, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा अंतर होता है। देखिए इसमें म में इधर से रहा है और मृत्युंजय में इधर से ज है, तो में तारकुन है ही नहीं, तो ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है मृत्युंजय सही हो जाएगा। अब करें देखिए कौन शुद्ध है, फिर से आ गया तो यहाँ पर हमारा कौन सा शुद्ध हो जाएगा?
जो ऑप्शन नंबर बी है वाहिनी जो हमारा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वाहिनी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अब देखिए शुद्ध वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक, सॉरी राम ने नहीं है यहाँ पर, राम पुस्तक खरीदा, फिर राम ने पुस्तक खरीदी, और डी है इनमें से सभी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्यों, राम ने पुस्तक खरीदी, ये जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चंस आएंगे हमारा 57 नंबर, उपसर्ग से क्वेश्चन आ रहा है। किससे आ रहा है बाबू, उपसर्ग से क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो है कलर पेंटिंग आपको दिख रहा है, क्या है, VPM स्टडी चैनल। अब इसको बोलने का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। अब देखिए उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है। अब उपवन, तो देखिए हम आपको बता दें उपसर्ग जो होता है वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है बाबू। तब देखिए उपवन उच्चारण कीजिए, उपवन 2 बार में बोल रहे हैं तो उप पहले बोल रहे हैं, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बड़ा उप भी है छोटा उप भी है, लेकिन हम यहाँ पर छोटा है तो छोटा वाला ऑप्शन जो हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखिए वही प्रख्यात, तो प्रख्यात, तो प्र हम पहले बोल रहे हैं एक वर्ड का, तो प्र जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग, ख्यात जो है बाद वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर प्र ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, डी नंबर सही है। चलिए तो डी नंबर लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग जो है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सम उपसर्ग से जो निर्मित शब्द है वो नहीं है। तो ध्यान दीजिए जितना अनुस्वार वाला होता है वो वर्ड, वो सब क्या होता है, सम प्लस हार से बना है, सम प्लस बोधन से बना है। तो ये सम सब में है, लेकिन ये जो ए ऑप्शन नंबर हमारा है सुमित, तो ये सु है, तो ये नहीं होगा। हाल ही में एक ट्रेंडिंग कर रहा है कि हम संतोष पागल ना है, तो जब संतोष आएगा तो संतोष में सम उपसर्ग रहेगा। आगे ध्यान दीजिए, पुरोहित हंसी आ रही है, देखो आगे, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए पुरोहित, एवं तो पुरोहित, अब देखिए पुरो बोल दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरोहित में पूरा उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा हो सकता है। अगर ध्यान रखिएगा ये संधि में अगर देखा जाए तो विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग से मिलकर बना है, तो विसर्ग संधि। अब देखिए उपसर्ग लगता है, आखिरकार देखिए हम परिभाषा बताए थे ना आपको अभी ऊपर, क्या लगता है उपसर्ग जो है, जो वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। उसी तरह से दीदी ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, उपसर्ग लगता है ए शब्द के बाद में, बी शब्द के पहले, हाँ तो यही ना होगा, हाँ तो इसी को लगा लेंगे ऑप्शन बी, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। अब देखिए प्रत्यय लगता है, अब सेम प्रत्यय लगता है, तो प्रत्यय जो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। देखिए ऑप्शन चेंज इधर उधर हुआ है, ये नहीं कि पहले वाला लगा देंगे। फिर ऑप्शन बी में अब की बार दिया है उपसर्ग जो है हमारा शब्द के बाद में लगता है, तो इसको लगा दें। बीच में कोई नहीं लगता है, ना उपसर्ग लगता है ना प्रत्यय लगता है, ध्यान रखिएगा। अब करें क्रिया के अंत में लगने वाले, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो जब क्रिया का अंत में लगेगा तो उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहेंगे, कृदंत प्रत्यय। और संज्ञा और सर्वनाम के जो अंत में प्रत्यय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय। लेकिन अभी हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है कृदंत प्रत्यय होगा। अब देखो वास्तविक क्या है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय, अब प्रत्यय में जो अभी बताए थे यहाँ पर प्रत्यय कि शब्द के बाद में लगता है। देखिए वास्तविक, तो उच्चारण कीजिए, ईक खाली आ रहा है ना उच्चारण में, तो हम क्या लगाएंगे ईक, तो ये 12 वाला ही है, तो अगर धराक से न लगाइए तो गलत हो जाएगा। तो धराक से न लगाइएगा, धराक से ना आपको 1 नंबर विकेट गिर जाएगा। तो यहाँ पर वास्तविक, यहाँ पर छोटा ई से है हर सही से, तो यहाँ पर हम छोटा वाला ऑप्शन देखकर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक के बाद है घबराहट, क्या है, घबराहट में जो है कौन सा प्रत्यय है। अब घबराहट जब देखेंगे तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है बाबू, घबराहट में देखिए आहट, आवट, हट, तो देखिए घबराहट, हम घबराहट आहट बढ़ रहे लास्ट में उच्चारण में स्वर और उनका मात्रा ले है, तो घबराहट। तो यहाँ पर आहट जो है हमारा ऐसे कहा जाएगा, आहट एगो सीरियल आता था, देखने की हिम्मत ही नहीं होता था उस समय जब आ रहा था, तो अभी भी आता है शायद, तो लेकिन सबको हिम्मत नहीं होता उस समय देखने का, छोटा छोटा उस समय लोग थे, हम लोग तो नहीं देख पा रहे थे। अब देखिए घबराहट क्या कहा जाएगा, आहट जो है हमारा जो प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि अंतिम यही उच्चारण आ रहा है। अब भक्षक, भक्षक में कौन सा उपसर्ग है, शिक्षक, लेखक, देखिए कई गो एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो भक्षक शिक्षक जो आएगा अक, भक्षक अक आ रहा है तो उच्चारण में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का संधि विच्छेद जो है हमारा क्या होगा। तो देखिए हिमालय का संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय, शुद्ध क्या हो जाएगा सही ऑप्शन,
हिम प्लस, इनमें देखिए 2 ही ऑप्शन है तो दोनों में ही एक सही है, हिम प्लस आलय, तो हमारा हिम प्लस आलय जो है हम सही ऑप्शन लगा लेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। अब पवन, तो देखिए इसमें संधि का भी डिटेल्स वीडियो आपको देख लेंगे तो आपको संधि तर वहाँ से मिल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी हाल ही में ऑब्जेक्टिव मिला लेते हैं आपको और ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। पवन का संधि विच्छेद, पोज और अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, बाकी की ये गलत है, तो पोज और अन जो है हमारा सही है। संधि अगर जो और भी डिटेल्स करना है तो उसके लिए संधि का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वीडियो का, उसको आप देख सकते हैं फुल वीडियो वहाँ से, और संधि आपको A to Z समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक भी क्वेश्चन में आपको सस्पिशन नहीं रहेगा संधि में। आगे देखते हैं, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। परमात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है, तो परमात्मा जो है हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। संधि के कितने भेद होते हैं, अल्लो अब की बार आसान क्वेश्चन आ गया भाई। तो संधि का कितने भेद होते हैं, तो 3 प्रकार के। अच्छा नाम पता है क्या, बता दो, नहीं पता है, चलो हम बताते हैं। तो संधि का कौन सा होगा 3 प्रकार, एक का है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए पवित्र का, तो पवित्र का क्या होता है, तो देखिए पोज और इत्र, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, पोज और इत्र पवित्र होगा। ये सब गलत है तो इसको नहीं लगाना है, पोज और इत्र क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब देखिए क्या कर, संगम, संगम शुद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि अनुस्वार का जैसे ना, तो संतोष पागलना है, तो संतोष पागल वाला जो मीम्स फेम हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सम जो है संगम, तो यहाँ पर सम हम बता रहे थे बार बार, अनुस्वार के लिए हम म लिखते हैं सम, सम प्लस गम। यहाँ पर देखिए सम में स है, सन है, सन अनुस्वार है, तो ये सब नहीं होगा, कौन सा होगा, सम प्लस गम, यानी अनुस्वार में बदलेगा तो संगम हो जाएगा। आगे देखिए, ऋषि मुनि शब्द में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन समास से आने लगा। तो देखिए ऋषि मुनि शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है बाबू, ऋषि मुनि। जब हाइफन का चिन्ह वाला जब भी समास होगा बाबू ध्यान रखिएगा, उसमें हम द्वंद्व समास लगाते हैं। कौन सा समास लगाते हैं, समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास बोलते हैं। तो यही कह रहे हैं, इसमें समास में जो हाइफन का चिन्ह होगा तो उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं, तो द्वंद्व समास लगा देंगे। फिर कह रहा है दोपहर, जो संख्या पूर्वे हो जाएगा, मतलब संख्या पर 2, 3, त्रिफला, 3 पुहर, त्रिभुवन, पंचवटी, नवग्रह, 10 मुख, इस तरह से जब भी समास रहेंगे, तिमाही, छमाही, तो इस तरह से जो भी समास रहेंगे उसको हम द्विगु समास बोलेंगे। संख्यावाचक सर्वनाम में क्या बोलेंगे, द्विगु समास। अब इसी तरह से जो भी तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर यानी अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे राजकन्या, अब कन्या ज़्यादा प्रभावित हो रही है ना, राजभवन, दही बड़ा, दानवीर, नेत्रहीन, देवालय, विद्यालय, शिवालय, आलय मतलब घर होता है, वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण होना है। अंतिम पद ज़्यादा प्रधान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। अब देखिए आजन्म में कौन सा समास है भाई, अब क्या है, आजन्म में कौन सा समास है, तो जरा ध्यान दीजिए, आजन्म में कौन सा समास है यहाँ पर समझेंगे पहले। तो आपको बता दें कि मैं अव्ययी भाव समास में जो भी होता है प्रथम पद या तो अव्यय होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, आजन्म में जो है उपसर्ग आ जाएगा। तो इसका मतलब आज जो है उपसर्ग है हमारा, तो उपसर्ग वाला समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या बताना चाहेंगे आपको कि जब भी अव्ययी भाव समास से ऑब्जेक्टिव आएगा उसको क्या बोलेंगे कि या तो उसका प्रथम पद अव्यय होगा और नहीं तो उसका उपसर्ग होता है। उपसर्ग वाला है तो क्या बोल देंगे हम इसको, आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। अब देखिए कन्यादान, अभी आपको बताया था कन्यादान, तो कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद से कहते हैं बेमन, अब देखिए बेमन, इसमें बेमन में जो है ना ये नैया समास होगा। कौन सा समास होगा, नैया समास। एगो मन होता है एगो बेमन, मतलब न के अर्थ में जो भी समास है उसको हम क्या बोलेंगे, नैया समास बोलेंगे। अब एगो मन हुआ, अब बेमन मतलब नहीं है मन हमारा, तो क्या हो जाएगा, बेमन में नैया समास हो जाएगा। आगे बढ़े, चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है, तो चतुरानन जिसके 4 भुजा हो, 4 आनन मतलब भुजा आता है, तो ब्रह्मा जी हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब कोई दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। और भी ध्यान रखिएगा, देवी देवता का नाम है, जैसे चक्रपाणिनी सरस्वती के लिए वीणा पाणिनी, चक्रपाणिनी विष्णु भगवान के लिए, वीणा पाणिनी सरस्वती जी के लिए। उसी तरह से मुरलीधर, इस सब में कौन सा आएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ हो जाएंगे। इसी तरह से आगे देखते हैं, महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा जिसकी आत्मा महान हो, विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कर्मधारय समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जब भी विशेषता बतलाया जाएगा उसको क्या बोल जाएगा, कर्मधारय समास बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 81 क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द
है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए गरुड़ दिया है, काकू दिया है, परिंदा दिया है, तो परिंदा होगा भाई, लगा दो ना, आसान तो है। आगे देखते हैं भागीरथी। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निर्झरणी, यमुना, सरिता, गंगा। तो क्या होता है? गंगा। गंगा जी को भागीरथी लेकर आए थे ना पृथ्वी पर, ब्रह्मा जी के कमंडल से और शंकर जी के जटा से और उसके बाद विष्णु भगवान के नाभि से। अब देखिए आगे यहाँ पर चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। नेक्स्ट, गदहा का पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए गदहा का पर्यायवाची शब्द है ताम्रस, मुददाता, वैशाख नंदन, हाय। तो इसका होता है वैशाख नंदन। अब देखिए, अब किसी को आपको बोलना है गधा, तो गधा मत बोलिए, उसको बोले हे वैशाख नंदन, एकदम गदगद हो जाएगा बेचारा, पूरा हंसने लगेगा, हंसमुख हो जाएगा, ऐसे लगेगा कोई क्या अच्छा मुस्कान दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वैशाख नंदन का मतलब क्या हो जाएगा? गधा। अगर यही बोल दो है गधा कहीं का, तो वहाँ पर लगेगा गुस्सा होने। लेकिन यहाँ पर हे वैशाख नंदन, उसको लगेगा हाँ क्या संस्कृत में उच्चारण हो रहा है हमारे नाम का और हमारा स्वागत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको वैशाख नंदन से अब आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। देखिए ज़्यादातर फेमस है सुधा। सुधा है, जो सुधा अमृत का काम तो नहीं करता है, लेकिन उसका पर्यायवाची जो है, आप सुधा का दही सभी लोग खाए होंगे, याद रखिएगा। तो सुधा से क्या हो जाएगा? शुद्ध है, यानी अमृत के समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुधा, अमृत का पर्यायवाची। अब कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द में दिया है पट। क्या होता है? पट मतलब पटुआ के सुने हुए कपड़ा बनता है, रस्सी बनता है, उस तरह से पट मतलब क्या हो जाएगा? अब बहुत लोग बोलता है अमीय होता है, नहीं अमीय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एड़ी। अब विलोम शब्द जानना है। एड़ी, तो उसका उल्टा क्या होगा? तो एड़ी का चोटी ना, तो एड़ी चोटी लगा दो। एड़ी मतलब नीचे का हिस्सा पैर का सबसे, शरीर का, और उसके बाद से अब चोटी का मतलब शरीर के सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है चोटी होता है। तो एड़ी और चोटी। नेक्स्ट अब जान लेते हैं, और भी मात्र बहुत कम 13 ऑब्जेक्टिव बच गए, वो भी इसको भी जान लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन जो है हमारा 13 ऑब्जेक्टिव, चलिए आ ही गए जल्दी से लेकर 13 ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे, VPM स्टडी चैनल, VPM स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करके लेके आपका परीक्षा बिल्कुल नहीं टेंशन होगा परीक्षा का। आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी परीक्षा की तैयारी कराते जाएंगे। अब देखिए विकास का विलोम। अजी विकास का विलोम क्या होता है? तो विकास, देखिए विकास मत होता है किसी चीज़ का विस्तार करना, फैलाना, तो इसका हो जाएगा ह्रास। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म, यानी ह्रास हो जाता है। आगे देखिए पुरस्कार का ना, तो पुरस्कार मिला मुझे, तो इनाम मिला, पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दंड। क्या हो जाएगा? दंड, उसको दंडित किया गया। आगे देखिए निंदा। तो निंदा क्या होता है? स्तुति करना। क्या बात है, आसान आसान आ रहा है यहाँ पर। अस्त, अब देखिए अस्त का जैसे ना, तो सूर्योदय, सूर्यास्त, तो सूर्योदय अस्त हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद भी हो जाएगा। जैसे सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय उसका उल्टा हो जाएगा। अब जैसे दिन होगा तो रात होगा। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी चैप्टर नहीं, एक बार आप पढ़ लेंगे जो कुछ यहाँ पर दिया गया है वीडियो, तो वहाँ पर अब जब पढ़ लेंगे एक बार इसको विलोम शब्द को, तो ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगे। अगला है जिसका खंडन ना किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? जरा सुनिए, जिसका खंडन ना किया जाए तो अखंडनीय बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अखंडनीय। आगे देख, जो पीने योग्य हो उसको लेकर बोलेंगे पेय, और जो देने योग्य हो उसको दे बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो पीने योग्य है उसको हम क्या बोलेंगे? पेय। आगे ध्यान दीजिए, अब कहते हैं जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? का जी जानने के लिए जो इच्छा का शब्द होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें देखिए जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिज्ञासा। हाँ एक और बात है, जिज्ञासा उसको जिज्ञासु भी देता है, तो जिज्ञासु भी ऑप्शन सही है। जिज्ञासा जहाँ रहेगा तो जिज्ञासा लगा देंगे। अब देखिए मरण तक, क्या दिया बाबू? मरण तक के लिए एक शब्द। मरण तक लिए मतलब ना होता है हम मरने के दम तक ये काम नहीं करेंगे, तो आजीवन, उसको क्या बोलेंगे? मैं आजीवन तुम्हारा गुलाम रहूँगा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आजीवन तुम्हारा गुलाम हूँ, ऐसे गुलाम रहूँगा, तो इसका मतलब आजीवन मतलब पूरे जीवन तक, यानी इस जीवन में, अब नहीं, मरने के बाद ही। तो मरने तक को क्या बोल देंगे? आजीवन। अब देखिए कहा था जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती हो उसको हम क्या बोलेंगे? नर्तकी नहीं, वो तो नाचने वाले होते, अभिनेत्री बोल देंगे। सिंपल है, अभिनय अभिनय करती हो तो अभिनेत्री उसको बोलेंगे। नेक्स्ट एक शब्द उसके लिए क्या आ जाएगा? अभिनेत्री। अब कह रहे कुछ जो है, जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है तो बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि पर भ्रष्ट होना, अकल पर पत्थर पड़ना, यानी अपना दिमाग नहीं चलता, अपना बुद्धि काम ही नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है।
घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ हमारा पड़ेगा सी नंबर ऑप्शन जो है हार मान लेना। नहीं तो घुटने टेक सरेंडर बोल दो तो घुटने टेक देना यानी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना। आगे है आग में घी डालना, आग में घी डालना। देखना कहते हैं यहाँ पर गाँव में हल्ला गुल्ला झगड़ा होता है तो वहाँ पर बोलता है कि आग में घी डाला होता ना, तो यहाँ पर जो है आग में घी डालने का मतलब हो जाता है और क्रोध को भड़काना, उल्टा सीधे बातें बोलकर। जरा ध्यान दीजिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्या है लास्ट क्वेश्चन? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो यानी अब कुल्हाड़ी से पेड़ काटने नहीं जाना है, आप पैर नहीं काटना है। यहाँ पर होता है स्वयं का हानि पहुँचाना, यानी नुकसान पहुँचा लेना, खुद से ही स्वयं का नुकसान पहुंचाना। तो ये रहा हमारा पूरे 100 ऑब्जेक्टिव। रहा कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो इसमें से आएंगे प्लस में यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव आपको अब कोई भी टाइप का पूछेगा तो आप अपने से बना सकते हैं और आपको आसानी से इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव को याद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए कुछ ग्रामर से ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।